पोषण के बारे में। पोषण का दूसरा रूप है वो है परपोषण। इसको हम लोग समझते हैं परपोषण होता क्या है। पोषण की वैसी क्रिया है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, उसी क्रिया को हम लोग परपोषण कहते हैं। परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में रखा गया है। जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं उन सभी जीवों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है जो वो पोषण करते हैं। तो परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। इनको हम लोग समझते हैं। सबसे पहला प्रकार है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि मृत जीवी पोषण होता क्या है। ये परपोषण की वैसी क्रिया है जिसमें जीव मरे हुए जीव से भोजन को ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं। तो मरे हुए जीव से जो भोजन को ग्रहण करेंगे उस जीव को ही मृतजीवी पोषण कहेंगे और उस जीव को मृतजीवी पोषी कहा जाता है। तो ये जीव कौन कौन से हैं? इसके उदाहरण हैं जीवाणु, कवक, ये सभी जो हैं वो मृतजीवी पोषण की क्रिया करते हैं। ये मरे हुए जीव से भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और अपना विकास करते हैं। तो इन जीवों को मृतजीवी पोषी कहा जाता है। इन जीवों को मृतजीवी पोषी कहते हैं। आइए समझते हैं परपोषण का दूसरा रूप। ये दूसरा जो भाग है वो है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? तो ये परपोषण की ऐसी क्रिया है जिसमें जीव भोजन को किसी दूसरे के शरीर से ग्रहण करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये परपोषण की वैसी क्रिया है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर से भोजन को ग्रहण करते हैं और अपना विकास करते हैं, उसे ही परजीवी पोषण कहते हैं। उसे ही परजीवी पोषण कहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, एक पादप है जो कि परजीवी पोषण करता है, उसको समझ लेते हैं। उदाहरण में अमरलत्ता। अमरलत्ता, इसका ध्यान रखना है, या इसे अमरबेल कहते हैं। अमरबेल। अमरबेल। अमरलत्ता एक पादप है, लेकिन ये भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। ये परपोषण की क्रिया करता है। तो पूछ देता है यहाँ सवाल कि कौन सा ऐसा पादप है जो किसी दूसरे जीव के शरीर से पोषण करता है, तो वो है अमरलत्ता। या फिर कौन सा ऐसा जीव है, पादप जीव है जो परजीवी पोषण की क्रिया करता है, तो है अमरलत्ता या अमरबेल। तो यहाँ से सवाल बनते हैं, इसका ध्यान रखना है। और भी इसके अलावा भी है मलेरिया परजीवी। जंतु में मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी। उसी तरह से टेपवर्म, ये कीड़ा होता है जो हमारे शरीर में होता है। गोल कृमि, ये सभी जो इत्यादि, ये सभी जो हैं ये सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमारे शरीर से भोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो ये परजीवी पोषण करते हैं। तो आगे चलते हैं, समझते हैं इसको। परजीवी पोषण जो है वो किसी दूसरे जीव के शरीर से भोजन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक शब्द है पोषी, इसको इंग्लिश में कहा जाता है होस्ट। तो जो परजीवी पोषण की क्रिया करते हैं, जो परजीवी है वो जिस जीव के शरीर से भोजन को ग्रहण करेगा उस जीव को, उसी जीव को पोषी कहेंगे। उस जीव को क्या कहेंगे? पोषी कहेंगे। तो पोषी क्या है? जिस जीव के शरीर से परजीवी पोषण करते हैं उस जीव के शरीर को पोषी कहा जाता है। क्योंकि परजीवी पोषण करने वाले जीव का पोषण कौन करते हैं? उसी को कहते हैं पोषी। उसी को क्या कहते हैं? पोषी। तीसरा जो भाग है अंतिम, वो है प्राणी संपोषण। बाकी सबको छोड़ दिया जाए, इन दोनों कैटेगरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी जंतु हैं वो सभी जंतु प्राणी संपोषी में आ जाएंगे। प्राणी संपोषी में आ जाएंगे। इसमें आने वाले सबसे प्रमुख जीव है मनुष्य, मेंढक,
जानवर इत्यादि इत्यादि। इसको समझ लेते हैं क्या है। जब कोई जीव ठोस या तरल के रूप में भोज्य पदार्थों को ग्रहण करे उसे ही कहा जाता है प्राणी संपोषण। उसे ही क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। तो जब कोई जीव ठोस या तरल के रूप में भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है तो उसे ही क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। इसके उदाहरण कौन है? तो इसी के अंतर्गत आता है मनुष्य, मेढक, जानवर इत्यादि। तो मनुष्य जो हैं वो प्राणी संपोषी होते हैं। अब इसमें सवाल यहाँ से बनेंगे, अमरलता या अमरबेल। अमरलता क्या है? मृतजीवी पोषी है, परजीवी पोषी है या प्राणी संपोषी है? तो ये कैसा पोषण करता है? परजीवी पोषण। अब ध्यान से समझिएगा, जीवाणु। जीवाणु से सवाल पूछा जाता है कि जीवाणु किस प्रकार का पोषण करता है? तो वो किस प्रकार का पोषण करता है? मृतजीवी पोषण। तो ये थे पर पोषण के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे जंतुओं में पोषण। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं अब जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण जो है वो दो भागों में बांटकर समझते हैं। एक वैसे जंतु जो एक कोशिका के बनने होते हैं, तो एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण, एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण। और दूसरा है बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण। तो देखते हैं क्या करके। एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण क्या है? वैसे जंतु जो एक कोशिका के बने होते हैं, उन एक कोशिकीय जंतुओं में जो पोषण की क्रिया होती है उसी को हम लोग समझेंगे एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण। लेकिन यहाँ पे बहुकोशिकीय जंतुओं क्या है? एक कोशिका को बनने में कोई जटिलता नहीं है, लेकिन बहुत सारे कोशिकाओं को बनने में काफ़ी जटिल प्रक्रिया होती है। यहाँ पे फेफड़ा, किडनी, हार्ट, लीवर, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, नाक, आँख, ये कई सारे अंग जो होते हैं वो बनते हैं। तो ये बहुकोशिकीय जीव का निर्माण जो होता है वो काफ़ी जटिल प्रक्रिया से होता है। तो यहाँ पे हम लोग वो समझेंगे कि बहुकोशिकीय जंतुओं में जो पोषण की क्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पे सरल प्रक्रिया के द्वारा पोषण होगी और यहाँ पे जटिल प्रक्रिया के द्वारा पोषण होगी। तो सरल प्रक्रिया के द्वारा पोषण होती है। यहाँ पे जटिल प्रक्रिया के द्वारा पोषण की क्रिया होती है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल किसको हम लोग देखेंगे एक कोशिकीय जंतुओं में पोषण। तो उसमें देखेंगे अमीबा के बारे में और पैरामीशियम के बारे में। यहाँ से सवाल बनते हैं, इसका ध्यान में रखना है। कल हम लोग समझेंगे क्या है अमीबा, क्या है पैरामीशियम, इसको हम लोग देखेंगे। तो अमीबा और पैरामीशियम में देखेंगे पोषण की क्रिया, और बहुकोशिकीय जीवों में देखेंगे मनुष्यों में पोषण। तो मनुष्यों में जो पोषण की क्रिया होगी वो जटिल प्रक्रिया के द्वारा पोषण की क्रिया होगी, और एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा और पैरामीशियम में जो पोषण की क्रिया होती है वो सामान्य प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया के द्वारा पोषण होती है। इन दोनों में पोषण की क्रिया में क्या अंतर है? तो ध्यान से समझिएगा। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उन जीवों में पोषण की क्रिया 4 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होगी? 4 चरणों में। पहला है भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा है भोजन का पाचन। तीसरा है भोजन का स्वांगीकरण। चौथा है पचे हुए भोजन का बहिष्करण। आइए एक एक करके समझ लेते हैं कि भोजन का अंतर्ग्रहण क्या होता है, भोजन का पाचन क्या होता है, भोजन का स्वांगीकरण क्या होता है, पचे हुए भोजन का बहिष्करण क्या होता है।
तो भोजन का अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि भोज्य पदार्थों को बाहर से शरीर के अंदर ले जाने की क्रिया को ही कहेंगे भोजन का अंतर्ग्रहण। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। जैसे ही भोजन शरीर के अंदर चला जाता है तो भोज्य पदार्थ के अंदर उपस्थित सूक्ष्म पदार्थों को तोड़ दिया जाता है। तो सूक्ष्म पदार्थों को तोड़ने की क्रिया को ही कहा जाता है भोजन का पाचन, भोजन का पाचन। और जैसे ही ये सूक्ष्म पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, प्रोटीन, इन सब विटामिन, इन सब चीज़ों में टूट जाते हैं तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी पदार्थों को पूरे शरीर में फैला दिया जाता है। तो शरीर में फैलाने की क्रिया को ही कहा जाता है स्वांगीकरण। तो ये तीसरा चरण जो होता है वो भोजन का स्वांगीकरण होता है। भोजन का स्वांगीकरण होने के बाद जब पूरे शरीर में सभी प्रकार के प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया जाता है तो अब जो अवशिष्ट पदार्थ बन जाते हैं भोजन के पच जाने के बाद, उस अवशिष्ट पदार्थ को क्या कर दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो शरीर से पचे हुए भोजन को बाहर निकालने की क्रिया को ही कहा जाता है भोजन का बहिष्करण। तो एक कोशिकीय जीवों में सरल तरीके से भोजन का पाचन होता है, भोजन पोषण होता है, तो वो 4 चरणों में संपन्न होता है, अंतर्ग्रहण, पाचन, स्वांगीकरण और बहिष्करण। लेकिन बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण की जो क्रिया है वो 5 चरणों में संपन्न होती है। यही एक जटिल प्रक्रिया का उदाहरण है। ये 5 चरणों में संपन्न होती है। पहला अंतर्ग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण। दूसरा भोजन का पाचन। तीसरा अवशोषण। चौथा स्वांगीकरण और पांचवा बहिष्करण। तो बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य में 5 चरणों में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले भोजन को ये अंदर ले जाते हैं और उस भोजन का पाचन क्या होता है, वो भोजन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना चालू हो जाता है। तो भोजन का छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना ही पाचन कहलाता है। तो पाचन जो है वो मुख से चालू हो जाता है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। तो दूसरा चरण में क्या होता है, पाचन। तीसरा चरण में होता है अवशोषण। यहाँ पे अवशोषण करने के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते, लेकिन मनुष्यों या बहुकोशिकीय जीवों में पाचन के लिए, अवशोषण के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। तो उन्हीं विशेष अंग को आगे हम लोग देखेंगे। तो ये क्या करते हैं, उन पचे हुए छोटे छोटे सूक्ष्म पदार्थों को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और उसको रक्त में डाल देते हैं और रक्त उसको पूरे शरीर के कोशिकाओं में पहुंचा देता है। तो पूरे शरीर में पहुंचाने की क्रिया को, पूरे शरीर में फैलाने की क्रिया को ही स्वांगीकरण कहते हैं। तो ये चौथा जो चरण है वो है स्वांगीकरण। और अब जो भोज्य पदार्थ जो बचते हैं उसमें किसी भी प्रकार का ना कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, जितने भी पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो अब जो बचता है वो अवशिष्ट पदार्थ बचता है और अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। तो इसे ही कहते हैं हम लोग बहिष्करण। तो यहाँ पे एक ही बात समझना है कि एक कोशिकीय जंतुओं में जो पोषण की क्रिया होती है वो 4 चरणों में संपन्न होती है और बहुकोशिकीय जंतुओं में जो पोषण की क्रिया होती है वो 5 चरणों में संपन्न होती है। इसको एकदम ध्यान से सुनकर, रोक कर नोट्स बना लें और इसका ध्यान रखें, एक एक करके शॉर्ट नोट्स को बना लें और रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें ताकि आपको एक आत्मसात हो जाए, याद हो जाए। और हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप तक ये वीडियो, नया वीडियो आप तक पहुँचते रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।